सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सेफ स्ट्रक्चर पर। और आज हम अपना सॉइल का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में जाने से पहले इस चैप्टर में हम कुछ एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं सॉइल के बारे में, और फिर हम धीरे धीरे सॉइल के और भी डिटेल में जाना स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जानने से पहले आपको समझाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस सॉइल के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। और डिस्कस करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इस साइड में हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, और इस साइड में हम क्या करेंगे, उस पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो है कि द सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स अ पोरस स्ट्रक्चर। लिख लेता हूँ यहाँ पे, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स अ पोरस स्ट्रक्चर। बहुत लाइट हो गया, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ। Soil consists of solid particles which forms a porous structure. अच्छा, सो इसका मतलब क्या है? Soil consists of solid particles which forms a porous structure. हमारा जो सॉइल है, इस सॉइल में बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और क्योंकि यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे पोरस स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे में टूट के मिक्स तो होंगे नहीं वाटर और एयर की तरह, इसीलिए क्योंकि सॉलिड है ये मिक्स नहीं हो सकते, यहाँ पर पोरस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो उसी को बोल रहा है कि द सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स अ पोरस स्ट्रक्चर विद इन द सॉइल। ठीक है, अब ये जो पोरस स्ट्रक्चर है, इस पोरस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है? या प्रेजेंट हो सकता है आपका एयर, ठीक है, यहाँ पे जो पोरस स्ट्रक्चर है वहाँ पे रह सकता है एयर, या रह सकता है वाटर, या फिर यहाँ पे रह सकता है दोनों, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट डिफाइन हो गया, द सॉइल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स अ पोरस स्ट्रक्चर। और इस पोरस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट हो सकता है? एयर या वाटर, या एयर एंड वाटर बोथ। अब क्या करेंगे हम लोग, द सेकेंड पॉइंट इज अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने सर्कुलर ड्रॉ किए हैं, हम कंसिडर करते हैं इसको सर्कुलर, मगर एक्चुअली दे आर फ्लैकी एंड एलोंगेटेड। ठीक है, वी कंसिडर फ्लैकी एंड elongated particles as spheres। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। सपोज ये हमारा सॉइल है, और इस सॉइल के अंदर बहुत सारे फ्लैकी एंड elongated पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनको हमने ऐसा कंसीडर ना करते हुए क्या कंसीडर किया, हमने इसको कंसीडर किया कि यही सॉइल है और उसके अंदर है वेरियस स्फीयर्स। ठीक है, उसके अंदर है प्रेजेंट वेरियस स्फीयर्स, हमने कंसीडर किया इसको स्फीयर। सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, वी कंसीडर द फ्लैकी एंड एलोंगेटेड पार्टिकल्स एज स्फीयर्स। क्लियर। थर्ड पॉइंट हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसमें से एक सॉलिड पार्टिकल मैं निकाल के लेके आता हूँ, ये वाला, इसको मैं इलेबोरेट थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। ठीक, बड़ा कर दिया,
क्योंकि ये स्फीयर है, सो इसका ये एक डायमीटर भी है, ठीक है। इसी डायमीटर को हम कंसिडर करेंगे एज दिस डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज कंसिडर्ड एज द, इसको क्या हो गया, कंसिडर एज द पार्टिकल साइज, कंसिडर एज द पार्टिकल साइज, ठीक है। मतलब क्या, हमने ये जो सॉलिड पार्टिकल कंसिडर किया, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लैट एंड एलोंगेटेड पार्टिकल्स को सॉलिड पार्टिकल्स कंसिडर किया। सॉलिड पार्टिकल कंसिडर करने के बाद इस किसी, ये जो जितने भी सारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका एक पर्टिकुलर डायमीटर होगा। उस डायमीटर को हमने क्या कंसिडर किया, एज द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, उस पार्टिकल का साइज एज द डायमीटर। एक्चुअली ये है क्या, ये तो राउंड नहीं है ना, स्फीयर नहीं है क्या, एलोंगेटेड, फ्लैट एंड एलोंगेटेड। उसको हमने कंसिडर किया स्फीयर, और उस स्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज द पार्टिकल साइज। और पूरे सॉइल का जो पार्टिकल साइज है, उस पूरे सॉइल में से किसी एक पार्टिकल को निकालेंगे, उसका जो डायमीटर होगा इट विल बी कंसिडर्ड द पार्टिकल साइज ऑफ दैट सॉइल। अच्छा, सो पार्टिकल साइज हमने कंसिडर किया। अच्छा, यही है हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज कंसिडर्ड टू बी द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉइल। हाँ, डायमीटर ऑफ the particle is considered to be the particle size, ठीक है। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज कंसिडर्ड द पार्टिकल साइज। तो हमें क्या फ़ायदा, पार्टिकल साइज को, इसका जो डायमीटर है उसको पार्टिकल साइज कंसिडर करने के बाद हमें क्या फ़ायदा, हमें फ़ायदा होगा ये कि अगर ये ऐसा होता, ऐसा बिखरा हुआ टूटा हुआ होता, तो हम क्या करते, सॉइल मैकेनिक्स में वेरियस सॉइल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अभी क्योंकि हमारे जितने भी सॉइल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एक पर्टिकुलर साइज़ है, इसीलिए हम सॉइल को, द सॉइल मैकेनिक्स के अंदर जितने भी सॉइल हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे डिफाइन कर सकते हैं। और वो पैरामीटर क्या है, उस सॉइल का पार्टिकल साइज। जैसे समझ में नहीं आया, अभी समझाता हूँ। हमने क्या किया, सॉइल मैकेनिक्स में जितने भी सारे हमारे पास सॉइल्स हैं उन सॉइल्स को डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्टिकल साइज हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं अभी देखते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड 6। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज हमने क्या किया, जितने भी सॉइल हैं इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अगर ये जो साइज है, अगर ये जो पार्टिकल साइज है वो आपका है 2 माइक्रोन या उससे छोटा, 2 माइक्रोन दिखाई दे रहा है ना, 2 माइक्रोन या उससे छोटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्ले, ठीक है। 2 माइक्रोन से बड़ा हुआ तो, और कितना दूर हुआ, अगर 75 माइक्रोन तक गया तो उसको हम क्या कहेंगे, सिल्ट, ठीक है। अगर 75 माइक्रोन से बड़ा हुआ और गया अप टू 4.75 mm, उसको हम क्या कहेंगे, सैंड। अच्छा, अगर 4.75 mm से 80 mm तक
हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेवल। सिमिलरली 80 mm से अप टू 300 mm उसको हम क्या कहते हैं? कॉबल। और ग्रेटर देन 300 mm उसको हम क्या कहते हैं? बोल्डर। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि द सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विच फॉर्म्स अ पोरस स्ट्रक्चर। इस पोरस स्ट्रक्चर में एयर वाटर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और हमने क्या किया, इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको एक्चुअली होते हैं ये फ्लैक एंड एलोंगेटेड, और उसको हमने क्या कंसिडर किया है? स्फीयर्स। फ्लैक एंड एलोंगेटेड होते हैं, उसको हमने क्या कंसिडर किया है? स्फीयर। अच्छा, डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज कंसिडर्ड टू बी द पार्टिकल साइज, और उस पार्टिकल साइज के बेसिस पर हमने सॉइल मैकेनिक्स में इतने सारे सॉइल्स को डिफरेंशिएट किया। अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि मैंने ये जो चार्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, डिवाइड करने के बाद हमने क्या देखा, ये जो सॉइल्स हैं इतने सारे, इन सॉइल्स के अंदर 75 माइक्रोन से नीचे वाले जो सॉइल हैं दे आर कोहेसिव सॉइल्स। 75 माइक्रोन से ऊपर वाले जो सॉइल है दे आर नॉन कोहेसिव सॉइल्स। अच्छा, कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव का मतलब क्या है? कोहेसिव एंड नॉन कोहेसिव का मतलब है कि एक ही टाइप का सॉइल, दो सॉइल एक ही ग्रुप के, या फिर अगर ये जो सॉइल मास है इसके अंदर अगर 2 पार्टिकल्स हैं, इसका ये भी ए है ये भी ए है, क्योंकि दोनों जो पार्टिकल्स हैं एक ही सॉइल के हैं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा सॉइल होता और ऐसा कुछ होता उसमें, तो ये ए नहीं होता, ये बी होता। ठीक है ना? तो ए के अंदर अगर अट्रैक्शन है, सो उसको हम क्या कहेंगे? द सॉइल इज कोहेसिव। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे हम लोग? नॉन कोहेसिव। सिंपल। सो कोहेसिव सॉइल है, नॉन कोहेसिव सॉइल। और क्या कहते हैं? अगर 75 माइक्रोन से नीचे हुआ तो उसको हम कहते हैं FGS। व्हाट इज FGS? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। उसको हम क्या कहते हैं? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, और अगर 75 माइक्रोन से बड़ा हुआ तो माइक्रोन क्या है? माइक्रोन है 10⁻⁻6 मीटर्स। तो फाइन ग्रेन सॉइल, अच्छा, अगर 75 माइक्रोन से ऊपर है तो वो क्या है? इट इज़ CGS। व्हाट इज CGS? COARSE, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, कोर्स ग्रेन सॉइल मतलब बड़े पार्टिकल्स। 75 माइक्रोन से बड़े और 75 माइक्रोन से छोटे। ये जो सॉइल है ना, विच इज कॉल्ड अ सिल्ट, ये जो सॉइल है, ये सॉइल, इसका जो ये वाला पोर्शन ऑफ द सॉइल है सिल्ट का, मतलब जो 75 माइक्रोन को टच होने वाला है, दे आर जनरली नॉन कोहेसिव। और जो 2 माइक्रोन से जो लगा हुआ जो सॉइल है, इट इज़ कोहेसिव। ठीक है ना, इसको याद रखना। तो सिल्ट में दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होते हैं, कुछ कुछ नॉन कोहेसिव, कुछ कुछ कोहेसिव। और ये जो सिल्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या देखेंगे? देखेंगे कि
सॉइल में हमारे पास फिर क्या क्या प्रेजेंट है? सॉइल में हमारे पास प्रेजेंट है सॉलिड, वाटर और एयर। ठीक है, तो इस सॉलिड, वाटर और एयर के कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, फिर हम मूव ऑन करेंगे टू दी 3 फेज डायग्राम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बना देता हूँ एयर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ वाटर, यहाँ पर आएगा सॉलिड। लेट अस स्टार्ट विथ वाटर। हाँ, वाटर का जनरली हमको पता है कि वाटर का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज 1000 kgs per meter cube। 1000 per meter cube, 1000 kgs per meter cube, द डेंसिटी ऑफ वाटर। 1000 पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर को पता है ना, केजी पर मीटर क्यूब मतलब क्या, कि 1 मीटर क्यूब वाटर अगर है तो इसका जो वेट है इट इज़ 1000 kgs। फिजिकल पता ही होगा, फिर भी इट इज़ 1000 kgs पर मीटर क्यूब। अच्छा, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1। क्यों? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ वाटर कीपिंग द वॉल्यूम सेम, कीपिंग द वॉल्यूम सेम। सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ वाटर कीपिंग द सेम वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम अगर हमने कंसिडर किया 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर वाटर हमने कंसिडर किया, क्या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हमने वाटर कंसिडर किया, तो उसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका वेट कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो है वाटर, उसका वेट कितना होगा? 1000 kg बाय वेट ऑफ द वाटर, सेम वॉल्यूम कितना है? 1000 kg, कितना होता है? 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 ऑलवेज, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं वो वाटर ही है। तो वेट ऑफ द वाटर बाय द वेट ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बताएं? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो यहाँ पे आएगा। तो अब हम देखते हैं सॉलिड। सॉलिड में 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो ऑर्गेनिक होता है ना, उसका हमेशा जो वेट है वो हमेशा हल्का होता है, और इनऑर्गेनिक होता है वो जनरली भारी होता है। ठीक है, जनरली भारी होता है, और ऑर्गेनिक जो होता है वो हल्का होता है। सो सॉलिड में क्या? सॉलिड में ये कि सॉलिड अगर ऑर्गेनिक हुआ, सॉलिड अगर इनऑर्गेनिक हुआ, 2 पार्ट्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। सॉलिड अगर ऑर्गेनिक हुआ तो उसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अच्छा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड S, and that is W. Density of organic, the density of solid which is organic कितना होता है? 1000 to 2000 kgs per meter cube। ठीक है,
1000 kg per meter cube. ऑर्गेनिक सॉलिड अगर हुआ इट इज़ फ्रॉम 1000 to 2000 kgs per meter cube. अच्छा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने क्या बोला कि ये होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ वाटर. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हुआ 1000 बाय द वेट ऑफ वाटर क्या सेम वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा 1. बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड कितना हो जाएगा? अगर 1000 हुआ तो 1, अगर 2000 हुआ तो 2. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1 to 2. Similarly, density of the solid which is inorganic. तो ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सॉलिड अगर हुआ तो उसका जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वो होता है 2600 to 2900 kgs per meter cube. 2900 kgs per meter cube. तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 2.6 to 2.9. सिंपल. हम कंसीडर कितना करते हैं फॉर आवर कैलकुलेशन? पूरा तो हर एक बार 1000 2000 इतना रेंज तो नहीं लेंगे ना. रेंज हम लेते हैं इसका 1.2. ठीक है ना, 1.2 बहुत इम्पोर्टेंट. और इसका 2.65. ठीक है ना, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2.65 ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा 2.65. अच्छा, और एयर बचा. एयर का कितना है वेट, मतलब डेंसिटी? एयर का डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.023 kg पर मीटर क्यूब. कंसिडर कीजिए, कंपेयर कीजिए, 1 मीटर क्यूब में एयर का वेट है 1 kg. 1 मीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ मतलब जो वाटर का वेट है वो है 1000 kgs. और सॉलिड में इट इज़ 1000 to 2000 अगर ऑर्गेनिक हुआ, और 2600 2900. सो इट इज़ कम्प्लीटली एंड प्योरली नेग्लिजिबल. सो एयर का जो डेंसिटी है, एयर का जो वेट है, इट इज़ नेग्लिजिबल. कब? जब ये कंपेयर होता है वाटर से और सॉलिड से. सो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम आते हैं टू दी 3-phase system. Now the 3-phase system. कंसिडर करते हैं एक सॉइल मास. इसके नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे. यहाँ पे क्या है? सॉलिड. दिस इज वाटर, दिस इज एयर. थोड़ा सा सॉलिड, वाटर एंड एयर. अच्छा, हमने इसको ऐसा कंसिडर क्यों किया? ऐसा इसलिए कंसिडर किया ताकि हम तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पाए. क्यों? अगर हम सॉइल को ऐसे लिखते, यहाँ पे सॉलिड है, ये यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास है वाटर, और फिर थोड़ा सा है हमारे पास यहीं पे एयर. तो क्या हम इसको कैलकुलेशंस या इसके प्रॉपर्टीज़ या कुछ भी कंसिडर कर पाते? नहीं कर पाते. सो इसलिए हमने इसको ऐसा नाक बना के ऐसा बनाया. अच्छा, फिर सॉलिड नीचे क्यों, वाटर उससे ऊपर और ये सबसे ऊपर क्यों? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड इज व्हाट? अगर इनऑर्गेनिक हुआ तो कितना?
2600 to 2900 kg per meter cube. This is what 1000 kg per meter cube. This is what 1 kg per meter cube. तो आप ही बताओ, इसको अगर हम ऊपर रखें तो क्या अच्छा लगेगा? ये तो दब जाएगा ना, दब नहीं जाएगा मतलब कैलकुलेशन में. सो दिस इज द परफेक्ट क्राइटेरिया टू डिफाइन दीज थिंग्स. ठीक है ना. कि ये मुझसे बहुत बार पूछा गया यही वाला क्वेश्चन कि ऐसा ही क्यों बना है. सॉलिड, वाटर एंड एयर. अच्छा, इस साइड पे हम डिफाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन इट्स वेट, और इस साइड पे हम देखेंगे इसका वॉल्यूम. वॉल्यूम इसको हम कंसिडर करते हैं एज द डेटम, मतलब ये हमारा रेफरेंस लाइन है. अच्छा, ये जो सॉलिड है इसका जो वेट है वो कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से वेट ऑफ द सॉलिड यहाँ तक. ये सॉलिड यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है. सिमिलरली वेट ऑफ द वाटर फिर कहाँ पे होगा? वेट ऑफ द वाटर. अच्छा, और वैसे ही वेट ऑफ द एयर कहाँ पे होगा? एकदम सही, वेट ऑफ द एयर. बिल्कुल सही सोचा आपने. अच्छा, वेट ऑफ द एयर. अभी वेट ऑफ द एयर हमने क्या देखा? 1 kg per meter cube, which is negligible considering the weight of water and the weight of solid. ठीक है ना. इसको हम कर लेते हैं कितना? 0. अच्छा, so weight of the water is 0. So the weight of the soil will be from here to here. This is the weight of the soil. ठीक है ना. क्योंकि ये तो 0 है, तो वेट ऑफ द सॉइल कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक इज द वेट ऑफ द सॉइल. ये हो गया वेट ऑफ द सॉइल. अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ठीक है. सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यहाँ से यहाँ तक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर यहाँ से यहाँ तक, और वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ से यहाँ तक. और ये जो एयर का वॉल्यूम है वो कितना होगा हमारा? 0 होगा क्या? नहीं होगा. वेट ऑफ द एयर 0 नहीं होता है. ठीक है ना. सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द एयर 0 नहीं होता है. एयर 0 नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? अगर एक कंटेनर आपके पास है, उसमें एयर है, तो उसको आपने अगर वेट किया तो उसका जो वेट है विल बी सिमिलर टू दैट कंटेनर वेट. मगर उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या नहीं है? वॉल्यूम ज़रूर है. अच्छा, ये अगर समझ में नहीं आया तो कंसिडर कीजिए एक प्लास्टिक को हमने बलून जो है, बलून को हमने फूंक के बलून एक बड़ा किया, तो उस बलून का जो वेट है इट विल नेग्लिजिबल. बट वो बलून है उसका क्या कोई वॉल्यूम है? ज़रूर है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मगर वेट ऑफ द एयर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. वेट ऑफ द एयर इज 0 बट द वॉल्यूम ऑफ एयर इज कंसीडर्ड ऑलवेज. सो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल यहाँ से कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. ठीक है. दिस इज द 3 फेज डायग्राम ऑफ द सॉइल. 3 फेज का मतलब जहाँ पे सॉलिड, वाटर और एयर तीनों प्रेजेंट है. ठीक है ना. ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब आते हैं टू द 2 फेज ऑफ सॉइल. 2 फेज का मतलब और जो सॉइल है उसमें सॉइल तो ज़रूर है, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स तो ज़रूर है. सॉलिड पार्टिकल्स तो होंगे ही. सॉलिड ही अगर नहीं हुए तो सॉइल कहाँ से होगा? हाँ, और वॉइड भी होंगे. तो वॉइड में क्या होगा? या फिर एयर होगा या वाटर होगा या फिर एयर वाटर दोनों होगा. अगर हमने कंसिडर किया ऐसा सॉइल
जहाँ पे सॉलिड है और एयर है, ये एक सॉइल है, और ये एक सॉइल है जहाँ पे सॉलिड है और वाटर है। हाँ, दिस इज सॉलिड, दिस इज ऑल्सो सॉलिड। हाँ, और वहाँ पे वाटर है, यहाँ पे एयर है। ये जो सॉइल है इसका जो नाम है, इस सॉइल का नाम है ड्राई सॉइल, ठीक है ना। और ये क्या है, वेट सॉइल, वेट सॉइल। हाँ, तो ठीक है, ये सॉलिड है और एयर है। ये जो सॉइल है इसका जो वेट होगा, व्हाट विल द वेट ऑफ दिस सॉइल? द वेट ऑफ द सॉइल विल बी, weight of the soil will be weight of the solid plus weight of the air। अच्छा, और weight of the air क्योंकि है हमारा 0, so the weight of the soil will be equal to the weight of the solid in case of dry soil, ठीक है ना। और wet soil में weight of the soil will be equal to weight of weight of the solid plus weight of water, दोनों। अब यहाँ पे दोनों कंसीडर होगा, ठीक है। सो दिस इज द 2 फेज डायग्राम। पिछले वाला था 3 फेज डायग्राम, ये वाला है 2 फेज डायग्राम, ठीक है। सो ये आप देख लीजिए। फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। फिर अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट और डेप्थ में जाएंगे और सॉइल के वेरियस प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए, फिर टेक केयर, बाय बाय।